जय हिंद। पॉलिटी की आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल 33, 34 और 35। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या प्रोविजंस है, उस सब के बारे में अपन बात करेंगे अंडर आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 डील करता है मार्शल लॉ से। देश के किसी कोने में, किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बस से बाहर हो जाए, तो वहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है मार्शल लॉ। उसके क्या प्रोविजंस है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 34 में। और आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि फंडामेंटल राइट्स के जिन भी प्रोविजंस के लिए कोई भी लॉ अगर बनाना है तो वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 33। बेसिकली ये कहा गया, पार्लियामेंट को पावर दी गई कि पार्लियामेंट कानून बनाकर आर्म्ड फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है। बेसिकली जिस तरह से आम तौर पर सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, उसके कंपैरिजन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं पार्लियामेंट के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस। और ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज जितनी भी फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये कोई पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, एक डिसिप्लिन में रहें। उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए पावर दी गई है पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 33। और क्या कहा गया है? बड़ा सिंपली, पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स conferred by this part मतलब पार्ट 3 shall in their application to, और किस किस को इंक्लूड किया गया? A, the members of the armed forces, armed forces के members। armed forces कौन कौन? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा BSF, CISF, CRPF वगैरह वगैरह, ये सब आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है। बी में बात की गई फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिन फोर्सेस को दी गई है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मेरे को याद आता है वो है पुलिस फोर्सेस। तो पुलिस फोर्सेस के भी फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। सी, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन established by the state for the purposes of intelligence और counter intelligence। इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस स्टैब्लिश की गई हैं, फॉर एग्जांपल IB, रॉ, CBI, NIA, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा DIA, NTRO, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनके भी फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा ये जो क्लॉज A में हम बात कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस की, और क्लॉज C में हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस की, इनके साथ में मिल के जो भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उन पे भी ये रेस्ट्रिक्शंस लागू होंगी। और क्यों की जाती हैं ये? टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू मेंटेन द कोड ऑफ कंडक्ट। एक बात ध्यान देने वाली है कि ऐसा कोई भी लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर्स को इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी पावर नहीं है। फॉर एग्जांपल, आर्मी के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाना है तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को कोई पावर नहीं है। और ऐसे किसी भी लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट कैनॉट बी चैलेंज्ड फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ऐसे लॉज बनाए भी गए हैं। आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट वगैरह वगैरह। और इन सभी एक्ट्स के द्वारा फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच
आमतौर पे हमें जिस तरीके से अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं फोर्सेस के लिए। फॉर एग्जांपल फोर्सेस के किसी जवान को कोई शिकायत है तो वो अपने डिपार्टमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स से उसके बारे में बात करेगा, प्रेस में आके या न्यूज़पेपर में आके उसके बारे में बातचीत नहीं कर सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन का सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, ये तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन फोर्सेस को ये राइट नहीं है कि वो एसोसिएशंस फॉर्म करें। राइट टू बी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ये लोग ट्रेड यूनियंस के, पॉलिटिकल एसोसिएशंस के मेंबर्स नहीं बन सकते। राइट टू वोट है, वोट दो और शांति से बैठो, किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन के या ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं बन सकते। राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, प्रेस में आके हर चीज नहीं बोली जा सकती, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस, कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना चल रहा है, तो उसमें फोर्सेस के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, छुट्टी पे हैं और तब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ऑन ड्यूटी है तो पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। इसके अलावा ये जो एक्सप्रेशन है मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये 33 क्लॉज ए में ये जो एक्सप्रेशन है मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इसमें सिर्फ कॉम्बेटेंट्स ही इंक्लूडेड नहीं है। कॉम्बेटेंट्स मतलब ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे जवान जो बंदूक के साथ में डील करते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों पे लागू नहीं है। नॉन कॉम्बेटेंट्स फोर्सेस में ऐसे लोग जो कि बार्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, कुक्स हैं, चौकीदार्स, बूट मेकर्स, टेलर्स, इन सब पे भी ये रेस्ट्रिक्शंस लागू होती हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सब पे ये रेस्ट्रिक्शंस लागू होती है, सारी फोर्सेस के सारे मेंबर्स पे। अच्छा, आर्टिकल 33 के अंडर पार्लियामेंट को ये भी पावर है कि पार्लियामेंट कानून बना के कोर्ट मार्शल को, कोर्ट मार्शल सुना ही होगा ये शब्द, आर्मी में किया जाता है कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता ये कहकर कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल एक्सक्लूड किया जा सकता है। ये बात हुई आर्टिकल 33 के बारे में। इसके बाद है आर्टिकल 34, और आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ के बारे में। मार्शल लॉ या फिर मिलिट्री रूल। देश के किसी कोने में, किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बस से बाहर चली जाए, तो इम्पोज किया जा सकता है मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल। और मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री को एब्सोल्यूट पावर होती है, अनक्वेश्चनेबल पावर होती है। मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो चाहे वो कर सकती है, नैतिक अनैतिक से ऊपर उठ के बिना वारंट, बिना रीजनिंग दिए किसी को अरेस्ट कर सकती है, किसी को गोली मार सकती है, किसी को फांसी दे सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। और मार्शल लॉ के दौरान जो भी एक्शंस लिए जाएंगे उन एक्शंस के लिए ना तो जवाब देना पड़ेगा, ना आंसरेबल है। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है और एब्सोल्यूट पावर दी जाती है। बड़ी खतरनाक चीज़ है मार्शल लॉ। फॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में आज तक मार्शल लॉ लगा नहीं है। हम लोग इमरजेंसी लगा के काम चला लेते हैं, और इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अपनी डेवलप हो गई है, अपने को पता है कि इमरजेंसी का मिसयूज ज़्यादा हुआ है, काम के लिए कम लगाई गई है। मार्शल लॉ का अगर एक एग्जांपल मुझे याद आता है तो वो था 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल, जब जनरल डायर ने हजारों लोगों पर गोलियां बरसाई। और अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि हंटर कमीशन ने जनरल डायर को बाइज्जत बरी किया था, और आर्ग्यूमेंट यही था कि मार्शल लॉ के दौरान जो भी किया गया उसके लिए मिलिट्री जवाबदेह नहीं होती है। तो जनरल डायर हजारों लोगों को मारने के बावजूद बाइज्जत बरी हो गए। यही आर्टिकल 34 में कहा गया कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है, और कानून बना के किसी भी सर्विस को, किसी भी इंसान को मार्शल लॉ के दौरान किए गए एक्शंस के लिए एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी दे सकता है। वही कहा गया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, इंडेमनीफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order
इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर मार्शल लॉ वॉज इन फोर्स। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो करना है वो करो। और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड, पनिशमेंट इन्फिक्टेड, फॉरफिचर ऑर्डर्ड और अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया। बेसिकली मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री कोई सेंटेंस पास करे, कोई पनिशमेंट दे, किसी को गोली मारे, किसी को फांसी दे, उसके लिए जवाब नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए आंसरेबल नहीं है। और बट ऑब्वियस, ये मार्शल लॉ हमने कहाँ से बोरो किया? इंग्लिश लॉ से। ये जो टर्म है मार्शल लॉ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इमरजेंसी की अगर हम बात करेंगे तो इमरजेंसी बहुत इलेबोरेट तरीके से, ढंग से बताई गई है कि कब लगेगी, कैसे हटेगी, क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 352, 356, आर्टिकल 360 अपन पढ़ेंगे उस सब के बारे में। लेकिन मार्शल लॉ के बारे में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और मार्शल लॉ का लिटरल मीनिंग होता है मिलिट्री रूल। और जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाता है बाय द मिलिट्री, ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड हो जाते हैं और सारी पावर किसके पास में चली जाती है? मिलिट्री के पास में। और एक और बात, ये जो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, मतलब ये जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये अपने को समझ में आता है कि मार्शल लॉ एवे ही नहीं लगाया जा सकता, ये लगाया जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में। वॉर के टाइम पे, इन्वेजन के टाइम पे, कोई वायलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है टू द लॉ, कोई रायट हो रहा है, रिबेलियन हो रहा है, उस टाइम पे मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। आइडिया ये है कि फोर्स को फोर्स से हटाया जाएगा, टू रिपील द फोर्स बाय फोर्स। मिलिट्री को एबनॉर्मल अनक्वेश्चनेबल पावर्स मिलती हैं। मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है, सिविलियंस को पनिश कर सकती है, इवन कंडेम देम टू डेथ, गोली मार सकती है, फांसी दे सकती है और कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि मार्शल लॉ के डिक्लेरेशन से हेबियस कॉर्पस की रिट जो है वो सस्पेंड नहीं होती। हेबियस कॉर्पस की रिट सस्पेंड नहीं होती मार्शल लॉ के डिक्लेरेशन से, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे तो इमरजेंसी से काम चल जाता है। नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में फ़र्क क्या है वो देखें। देखो, मार्शल लॉ है फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस इफेक्ट होता है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, सेंटर स्टेट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट होता है। ये सब अपन पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के दौरान। मार्शल लॉ के दौरान गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स सस्पेंड हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स कंटिन्यू रहते हैं, ऑपरेट करते रहते हैं। मार्शल लॉ लगाया जाता है टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है 3 ग्राउंड्स पे, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। मार्शल लॉ कंट्री के किसी स्पेसिफिक एरिया में लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी किसी स्पेसिफिक एरिया में भी लगाई जा सकती है और पूरी कंट्री में भी लगाई जा सकती है। मार्शल लॉ के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रोविजंस हैं, अपन पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। और ये बात हुई आर्टिकल 34 के बारे में। अब देखो आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है लॉज बनाने की, और क्लॉज ए में ही स्पेसिफाई कर दिया गया है पहली लाइन में, पार्लियामेंट शैल हैव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव, कि ये जो भी पावर की हम बात कर रहे हैं ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को इस कॉन्टेक्स्ट में कोई पावर नहीं है। पावर टू मेक लॉज, और लॉज किस रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स विच अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 मे बी प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई लॉ बनाना है तो बना सकता है। ये पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में। आर्टिकल 16 अपन ने पढ़ा है। आर्टिकल 16 टाइटल्ड है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और इसके क्लॉज 3 में
पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट किसी सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेजिडेंस को एज अ कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान की कोई सर्विस है एक्स, पार्लियामेंट कानून बना के ये कह सकता है कि इस एक्स सर्विस में सिर्फ राजस्थान के रेजिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये पावर पार्लियामेंट को है सिर्फ। आर्टिकल 32 अभी पढ़ा है अपन ने कल परसों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसके क्लॉज 3 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी अदर कोर्ट को पावर दे सकता है रिट्स इश्यू करने की। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में पावर है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना के किसी और कोर्ट को रिट्स इश्यू करने की पावर दे सकता है। आर्टिकल 33 अभी अपन पढ़ के आए, आर्म्ड फोर्सेस। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ अभी पढ़ा है। तो इन चारों के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। दूसरा क्या कहा गया? फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट। इस पार्ट के अंडर जिन एक्ट्स को ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है, उन ऑफेंसेस के पनिशमेंट के लिए जो कानून बनाना है वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। जैसे आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। बावजूद इसके अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिश करने के लिए लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट को, और लॉ बनाया भी है पार्लियामेंट ने। अपन पढ़ा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा आर्टिकल 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, उसको प्रोहिबिट करने के लिए लॉ बनाने की पावर किसकी? पार्लियामेंट की। लॉ अपन ने पढ़ा भी है। कौन सा लॉ था? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ये सब अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और इसमें आगे ये भी कह दिया गया कि पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई। पार्लियामेंट शैल यूज किया गया है कि बनाना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द एक्ट्स रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 2। और इसके बाद है आर्टिकल 35 का क्लॉज बी, और उसमें कहा गया एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन with respect to any of the matters specified above is to continue in force until altered or repealed or amended by the parliament। कि कोई भी ऐसा कानून जो इस पार्ट के, जो अपन ने ऊपर बात की उसके कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले से चला आ रहा है, वो कंटिन्यूड रहेगा, वो फोर्स में रहेगा अनटिल उसको पार्लियामेंट ऑल्टर करे, रिपील करे या अमेंड करे। और ये बात हो गई आज की अपनी कंप्लीट। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।